डिस्क्लेमर। इस स्टोरी को सुनने से पहले कृपया ध्यान दें कि यह स्टोरी हॉरर और डरावने तत्वों से भरी हुई है। यदि आप हॉरर स्टोरीज से परेशान होते हैं या आपको डरावने तत्व पसंद नहीं हैं, तो कृपया इस स्टोरी को न सुनें। चैप्टर 2 नरपिशाच। जी हमने कहा यूं ना जुल्फों से खेला करिए, इन घटाओं को शिकायत होगी। एक दिलकश आवाज ने नंदिता का ध्यान अपनी ओर खींचा, जो इस वक्त जंगल के भीतरी भाग में मौजूद झरने के पास किसी सोच में गुम अपने लटों को अपनी उंगली में उलझा रही थी। सुमेर, आप इस वक्त यहाँ? नंदिता सुमेर को देख उठ खड़ी हुई। हम तो हवा हैं, कब किस ओर हमारा रुख मुड़े खबर नहीं। सुमेर उसी शायराना अंदाज में बोल, आप हमेशा यूं ही दिलफेंक बातें करते हैं या किसी खास मौकों पर? नंदिता चलते चलते बोली। जी हमेशा तो नहीं, जाने क्यों आपके सामने आते ही मौसम शायराना और हम शायर बन जाते हैं। सुमेर भी उसके कदम से कदम मिलाते हुए बोला। आप इस तरह इन जंगलों में भटका करते हैं, आपको डर नहीं लगता? ने बिना उसकी ओर देखे सवाल किया। डर? किस बात का डर? इन जंगलों में ही तो सारे संसार की खूबसूरती समाई हुई है। अब आप खुद को ही ले लीजिए, आप भी तो इन जंगलों में ही रहती हैं। सुमेर ने अपनी लच्छेदार बातों में उलझाया नंदिता को। वैसे आप क्या हमेशा से यही रहे हैं? नंदिता उसकी बातों को अनसुना कर बोली। जी हाँ, हमारी तो पैदाइश भी यही हुई है, सुमेर बोला। यहाँ इस जगह के बारे में मैंने बहुत अफवाहें सुनी हैं, क्या ये सच है? नंदिता ने पूछा। जी अफवाहों का तो ऐसा है कि जहाँ जरा सा नाम हुआ वहाँ अफवाहें तो सूंघते हुए आ जाती है। खैर, आपने कैसी अफवाह सुनी है? सुमेर ने नंदिता के चेहरे पर नजर जमाए हुए बोला। यहीं कि इन जंगलों में पिशाच रहते हैं जो इंसानी खून पीते हैं, नंदिता ने कहा। पिशाच? सुमेर हैरान होकर बोला और फिर अचानक ठहाका लगाने लगा। हाँ 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 हाँ। और ये किसने कहा आपसे? सुमेर लगातार हंसता जा रहा था, जैसे नंदिता ने कोई चुटकुला सुनाया है। नंदिता को उसका यूं हंसना अच्छा नहीं लगा। मिस नंदिता, ये जंगल है, यहाँ इसी तरह की अफवाहों को फैलाकर तस्कर अपना काम करते हैं। जानवरों की और पेड़ों की तस्करी धड़ल्ले से इन्हीं अफवाहों का आड़ में होती है। हैरानी हमें इस बात की है कि आप जैसी शिक्षित और शहर में पली बढ़ी लड़की भी इन बातों में आ गई। नहीं नहीं, मुझे इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, नंदिता अपनी सफाई में बोली। कोई बात नहीं, नई जगह है, ऐसे कई अफवाहें और सुनने को मिलेंगे, लेकिन आपको किसी तरह के पिशाच से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पिशाच नामक शिकारी आपके हुस्न जाल में खुद शिकार हो जाएगा। सुमेर नंदिता की ओर देखते हुए नरम लहजे में बोला। इतने में घोष बाबू की आवाज आई। नोंदू, चोलो होमरा, काम हो गया है। आई बाबा, नंदिता ने जवाब दिया और एक नजर सुमेर पर डाल मुस्कुराती हुई चली गई। रात का वक्त था, नंदिता अपने पालतू कुत्ते को सोने जाने से पहले देख लेना चाहती थी। यूं तो पिचकू नंदिता का कुत्ता नंदिता के कदमों की आहट से ही उछाल कूद करने लगता था, लेकिन आज नंदिता के कई बार पुकारने पर भी अपने उस लकड़ी के बने घर से बाहर नहीं निकला। क्या बात है, कहीं पिचकू बीमार तो नहीं? नंदिता ने खुद झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। श्वेत वर्ण का वो कुत्ता पूरा काला पड़ चुका था, मानो उसके शरीर से रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई हो। नहीं ही। पिचकू, नंदिता जोर से चीखी, जिसे सुनकर घोष बाबू, संगन्नपूर्णा जी और घर के नौकर सब बाहर भाग कर आ गए। की होलो? घोष बाबू ने चिंता में पूछा। बाबा, मेरा पिचकू। नंदिता ने रोते रोते इशारा किया। घोष बाबू ने झांक कर देखा तो पिचकू का हाल देख वो भी क्षुब्ध रह गए। तब तक दत्ता ने पिचकू के शरीर को बाहर निकाला। ओ मां, एटा मारा गेचे! अन्नपूर्णा जी हैरत से बोली, लेकिन उससे ज्यादा हैरत पिचकू के नील शरीर को देखकर था। हमको लोगता है इसको कोई सांप ने काटा है, शरीर जोहर के से नीला हो गया है, घोष बाबू अनुमान लगाते हुए बोले।
नहीं साहब, ये काम किसी सांप का नहीं बल्कि पिशाच का है। पीछे से दिनेश की आवाज आई, जिसे सुन सब चौंक पड़े। बहादुर और दत्ता अभी नए थे यहाँ, और उन्होंने भी कई बार इस इलाके में पिशाचों की मौजूदगी की खबर सुनी थी, इसलिए वे दोनों तो डर से कांपने ही लगे। तुम फिर मिथ्या कोथन बोकने लगा? घोष बाबू झल्ला उठे। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। ये वन विभाग के छावनी को शुरू हुए कुछ महीने ही बीते हैं। इन्हीं महीनों में कई मौतें हो चुकी हैं। यहाँ कोई रात में नहीं रहता, सभी आसपास के इलाके के हैं, शाम के पहले चले जाते हैं। जो दूर दराज के हैं वही इन सरकारी आवास में रहते हैं। सब नए हैं, इसलिए ज्यादा जानकारी किसी को नहीं, लेकिन मैं इन्हीं जंगलों और पहाड़ों के बीच पला बढ़ा हूँ। मुझे यहाँ के खूबसूरती में छुपे सभी खतरों के भान है, इसलिए कहता हूँ। यहाँ इंसानी गंध से वो खिंचे चले आते हैं। जब कोई इंसान नहीं मिला तो क्रोध में इस कुत्ते का रक्तपान कर लिया। आपको यकीन ना हो तो मालूम कर लीजिए, एक बार पहले भी इस छवनी को बंद कर दिया गया था। इसी तरह के रहस्यमयी मौतों के कारण बहुत साल बाद फिर से पुनर्स्थापित हुआ है, तो जाहिर है अब फिर मौत का तांडव होगा। नंदिता को याद आया, कुछ देर पहले पिचकू की अजीब सी आवाज आई थी, लेकिन उसने ये सोचकर ध्यान नहीं दिया हो सकता है कोई जंगली जानवर देखकर ऐसे कर रहा हो। अब दिनेश की बातों में उसे भी कुछ कुछ सच्चाई नजर आ रही थी, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले घोष बाबू चिल्ला उठे, बकवास बंद करो, अपनी ओर चले जाओ। घोष बाबू हाथों इशारा करके बोले। दिनेश मुंह लटकाकर वापस जाने लगा। जब उसकी नजर आते कुएं करणवीर पर पड़ी, लेकिन करणवीर दिनेश को अनदेखा कर भीतर चला गया, जहां नंदिता सुबक रही थी। अन्नपूर्णा जी उसे समझा रही थी। अच्छा किया तुम आ गया, देखो क्या हाल हो गया है नंदू के कुकुर का। ऊपर से ओ दिनेश बकवास कर रहा है कि पिशाच किया है। सोब घोष बाबू करण को देखकर बोले, आप इन बातों पर ध्यान मत दीजिए सर, मैं कल ही आपके घर के सभी हिस्सों में जाले लगवा देता हूँ, जिस कोई सांप या कीड़ा मकोड़ा भीतर ना जा सके, करणवीर ने कहा। मिस नंदिता, वो नंदिता से मुखातिब हुआ। बदले में नंदिता ने बस सुबकते हुए एक नजर उसको देखा। मुझे बहुत दुख हुआ आपके कुत्ते के लिए, लेकिन जो हुआ सो हुआ। हम जल्द आपके लिए एक नया पालतू ले आएंगे। आप खुद को संभालिए और सतर्क रहिए। बोलता हुआ चला गया वहां से करणवीर। दूर अंधेरे में से कई सारी चमकती आंखों की नजर इस वक्त घोष बाबू के घर पर हो रहे हलचल को देख रही थी। दिनेश काका, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अगली सुबह नंदिता ने दिनेश से कहा, जो इस वक्त गाड़ी साफ कर रहा था। कहो बिटिया, दिनेश बुझे हुए स्वर में बोल, जो शायद बीती रात घोष बाबू के डॉट की वजह से था। आपने कल रात कहा ना पिचकू की जान पिशाच ने ली है। मुझे उसी के बारे में बात करनी है, नंदिता झिझकते हुए बोली। क्या ये सब सच होता है? मेरा मतलब पिशाच वगैरह। नंदिता को ये सब पूछने में असहजता हो रही थी, क्योंकि उसने खुद दिनेश की बातों का मजाक उड़ाया था। मैंने बिल्कुल सच कहा बिटिया, इन जंगलों में पिशाच का साया है। और तो और कहते हैं पिशाचों के मुखिया के पास तो इतनी ताकत होती है कि वो किसी मुर्दे में भी घुसकर अपना काम निकाल सकता है। लेकिन पिशाच कभी दिन में नहीं नजर आते, वे दिन में किसी अंधेरे जगहों पर छुप कर रहते हैं और दिन ढलने पर ही बाहर आते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उनके लिए तेजाब सा काम करती है। उनकी त्वचा जलने लगती है, साथ शक्तियां भी कमजोर पड़ जाती हैं। पिशाचों का मुखिया बिल्कुल हम आम इंसानों सा जीवन व्यतीत करता है, इंसानों के बीच रहकर अपना वंश बढ़ाता है और इंसानी जात को तबाह करता है। उसके साथ ही उसकी साथी पिशाचनी के पास भी उसी के समकक्ष शक्तियां होती हैं और वो सामान्य मनुष्यों की तरह सामान्य जीवन भी जी सकते हैं, आदम समाज में रहकर। दिनेश एक तजुर्बेकार की तरह बोल रहा था और नंदिता दम साधे सुन रही थी। उनकी कोई पहचान या कमजोरी तो जरूर होगी।
हो बिटिया, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, पिशाच को सूरज की रोशनी कमजोर कर सकती है, लेकिन मार नहीं सकती। वो इंसानी खून पीकर अपनी ताकत और शक्तियां पा सकते हैं, लेकिन चांदी और चंदन की लकड़ी उनके लिए असहनीय होती है, और उन्हीं के प्रयोग से उन्हें मारा भी जाता है, लेकिन मात्र पूर्णिमा की रात को, क्योंकि पूर्णिमा की रात को ही उनकी शक्तियां अपने चरम पर होती है, और उसी वक्त उन्हें उनकी समस्त शक्तियों के साथ मारा जाता है। अगर अन्य किसी दिन मारने की कोशिश की जाए तो उनके साथ अपने साथी पिशाच के शरीर को सुरक्षित रखकर पूर्णिमा के दिन ही अपनी अपनी शक्तियों से उसे पुनः जीवित कर देते हैं। लेकिन पूर्णिमा के दिन मारने से उसकी सारी ताकत तुरंत नष्ट हो जाती है और वो खत्म हो जाता है, लेकिन ये काम लगभग नामुमकिन ही है। साथ ही एक पहचान भी है, पिशाच कभी अपनी पलकें नहीं झपकते, साथ ही कभी सामान्य इंसानी भोजन नहीं कर सकते, ना पानी पी सकते हैं। और एक बात बिटिया, यहाँ इन जंगलों में बहुत समय बाद कोई लड़की आई है, और यही समय है और मौका है उनके पास अपने वंश वृद्धि का, इसलिए तुम विशेष कर सतर्क रहना। दिनेश फिक्र से बोला। बहुत समय बाद मतलब क्या पहले भी कोई लड़की उनकी शिकार हुई है? नंदिता ने पूछा। और आप इतना सब कैसे जानते हैं इन पिशाचों के बारे में? हाँ बिटिया, पहले भी एक मासूम लड़की इन पिशाचों के फरेब का शिकार हुई है, और वो बदकिस्मत लड़की मेरी ही बड़ी बहन झुमकी थी। ये उन दिनों की बात है जब यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल था, और सरकार यहाँ वन विभाग के कार्यालय और छावनी बनाने का काम शुरू करने वाली थी, लेकिन उससे पहले यहाँ सड़क का काम होना था। मैं अपने बापू के साथ सड़क के काम में ईंट ढोने का काम करता था, और मेरी बहन हमारे लिए खाना लाती थी। जाने कब कैसे पिशाचों के चंगुल में जा फंसी। तुम्हारे ही उम्र की थी मेरी झुमकी, जब हमें पता चला वो पेट से है। अम्मा बापू तो उसकी जान लेने को दौड़े, आखिर हम गरीबों के पास इज्जत सिवा और होती ही क्या है, और जब उस इज्जत पर चोट होती तो हम सह नहीं पाते। वही हाल हुआ अम्मा बापू का। लेकिन कोई माँ बाप अपने हाथों अपनी औलाद को कैसे मार डालता। झुमकी के हिस्से की सजा खुद को देने लगे। बापू खाना पीना छोड़ बिस्तर पकड़ लिया था उन्होंने, अब मैं अकेला ही काम पर जाता था। एक दिन जब मैं रात को लौटा तो पाया मेरा झोपड़ी में अंधेरा है। मन किसी अशुभ की आशंका से भर उठा और मैं तेज कदमों से झोपड़ी की ओर बढ़ा। तभी मेरी झोपड़ी से एक साया निकलता दिखा। वो पूर्णमासी की रात थी, चांद की रोशनी धरती को पूरी तरह रोशन कर रही थी। उसी रोशनी में मैंने देखा एक काला शाह रंग का इंसानों सा दिखने वाला साया, जिसके होंठों पर खून लगे थे। मेरी झुमकी को कंधे पर उठाए जा रहा था। मेरे पैर मानो जम गए, मैं हिलने डुलने की स्थिति में नहीं था। साथ ही मुझे अपने अम्मा बापू की चिंता भी सताने लगी। एक मन हुआ उसका पीछा करूं और अपनी झुमकी को खोजूं, लेकिन उस हैवान के होंठों पर लगे खून देखकर मान लिया कि उन्होंने मेरी झुमकी को मार डाला। मैं छुपते छुपाते झोपड़ी के पास पहुंचा और पीछे की तरफ बने रोशनदान से भीतर झांककर देखा तो मेरे शरीर का सारा खून जम गया। बाहर जैसा दिखा था वैसा ही शाह शरीर का व्यक्ति, जिसके आगे 2 पैने और तीखे दांत निकल रहे थे, मेरी अम्मा के गर्दन में छेद कर उसका सारा खून चूस रहा था। वहीं नीचे मेरे बापू मृत पड़े थे, उनका सारा शरीर स्याह हो चुका था, उनके शरीर से सारा खून चूसा जा चुका था। मेरे पैर कांपे और मैं वही भड़भड़ाकर गिर पड़ा। दिनेश की आंखें भर आई अपनी कहानी कहते कहते। नंदिता को दिनेश से सहानुभूति थी। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ये सब आप आंखों से देख चुके हैं, बल्कि आपके साथ घटित हो चुका है, ये महज कहानी नहीं? नंदिता ने सवाल किया। कौन मानता बिटिया, सबको ये एक मनगढ़ंत बातें ही लगती, इसलिए उसके बाद से मैं सबको सचेत करता रहता हूँ और इसीलिए इन छवनी में ड्राइवर का काम शुरू किया। जब भी कोई साहब आते हैं और अगर उनकी कोई बहन बेटी रहती है साथ तो सतर्क करता हूँ, इसीलिए घोष साहब को भी सतर्क किया। आपने कहा था पिशाच जिसका खून चूसते हैं वो भी पिशाच बन जाता, तो आपके अम्मा बाबा भी? नंदिता ने अधूरा सवाल किया।
नहीं बिटिया, मृत शरीर को जगाकर पिशाच बनाने की क्रिया पिशाचों का मुखिया ही कर सकता, लेकिन एक वृद्ध शरीर उनके किस काम का। इसलिए खून चूस कर छोड़ दिया मेरे माँ बापू को। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे झोपड़ी के बाहर खूब भीड़ जमा थी, शोरगुल था जैसे तैसे सबने मुझे संभाला। उससे पहले मैं पिशाच जैसा कुछ नहीं जानता था, बस कहीं कहीं सुना था। उस आधार पर मुझे यकीन हुआ पिछली रात जो घटना घटी वो पैशाचिक घटना थी। लेकिन उसके बाद मेरी दुनिया पूरी तरह बदल गई। बहुत समय मैंने पिशाचों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में लगाई और उसके बाद यहाँ काम करने लगा। और मैंने कभी घर भी नहीं बसाया जिससे मेरे मकसद में रुकावट आए। और अब कोई दूसरी लड़की झुमकी और उसका परिवार उन हैवानों के हत्थे ना चढ़े। नंदिता स्तब्ध थी, उसकी आंखों में दुख था दिनेश के लिए। आप हौसला रखिए काका, हम भी तो आपके ही परिवार हैं, नंदिता नरमी से बोली। जनता हूँ बिटिया, घोष बाबू दिल बहुत नेक है। तुम सब भी बहुत भले लोग हो, इसीलिए डर लगता है। तुम्हारे लिए अपना ध्यान रखो बिटिया। दिनेश आंख साफ करता हुआ वापस गाड़ी पर कपड़ा मारने लगा और नंदिता कुछ पल उसे देखती रही, फिर घर के भीतर चली गई। बाबा, मुझे लगता है हमने यहाँ आकर गलती की। दफ्तर के लिए तैयार होते घोष बाबू से बोली नंदिता। बदले में घोष बाबू ने एक प्रश्नवाचक नजर से उसे देख। बाबा, दिनेश काका की कही बात झूठ नहीं। पिशाच होते हैं और वो ये सब अटकलों के आधार पर नहीं, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। उसके बाद नंदिता ने दिनेश से हुई सारी बातें घोष बाबू को कह सुनाया। इस ओब बोकबास को था है, तुम भी ओब उसका बात में आ गया। ओब तो होम को किछु कोरना पड़ेगा इसका। घोष बाबू गुस्से में बाहर निकले, लेकिन उन्होंने दिनेश से कुछ नहीं कहा और गाड़ी में बैठ गए। नंदिता बड़ी बेसब्री से घर से कुछ दूरी पर जंगल में टहल रही थी। चारों तरफ फेंसिंग की सुरक्षा तारें लगी थी जो इस बात का सबूत दे रही थी ये स्थान सुरक्षित है। नंदिता बार बार इधर नजर भी दौड़ा रही थी, मानो उसे किसी का इंतजार हो। सूरज ढलने को ही था, चंद पलों का ही मेहमान था। लगता है आज नहीं आएंगे सुमेर जी, मन में सोचती नंदिता ने वापस लौटने को कदम बढ़ाए ही थे कि उसे सुमेर आता दिखा। लगता है बेसब्री है, हमारा ही इंतजार हो रहा था। सुमेर अपनी नीली आंखों को मटकाता हुआ शरारती लहजे में बोल। हम भला क्यों आपका इंतजार करने लगे? हम तो टहलने निकले थे, आप आते दिखे तो शिष्टाचार वश रुक गए। अपने बढ़ते धड़कनों पर काबू पाने की नाकामयाब कोशिश करती हुई बोली नंदिता, लेकिन उसकी गालों पर उत्तर आई लाली सुमेर की आंखों से बच ना सकी। कहते हैं खूबसूरत लड़कियां जब झूठ बोलती हैं तब और भी हसीन लगने लगती हैं। सुमेर नंदिता की ओर देखता हुआ बोला। वाह, क्या बात कही है मैंने। देखिएगा एक दिन हमारे शब्द आपके बंबई के सिनेमा में कैसे छा जाएंगे। सुमेर अपने कंधे को शाबाशी के अंदाज में थपथपाता हुआ बोला, जिसे देख नंदिता अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसकी वो खिलखिलाहट तब थमी जब उन खिलखेटों के बीच गुर्राहट गूंजने लगी। नंदिता अचानक आए इस मुसीबत को समझ पाती तब तक किसी ने उस पर छलांग लगा दिया और उसके गर्दन पर अपने दांत लगा दिए, लेकिन इससे पहले दांत नंदिता को चुभते सुमेर ने उस हमलावर पर प्रहार कर दिया और उसे एक ओर उछाल दिया। नंदिता भागो! सुमेर उस हमलावर से उलझे हुए ही नंदिता को बोला। नंदिता का सारा जिस्म सुन पड़ चुका था, वो हिलने के हालात में नहीं थी। वो बस उस हमलावर को तो कभी साहस से लड़ते सुमेर को देख रही थी। काला शाह शरीर, लंबे लंबे बाल, शरीर पर मात्र एक काला लबादा जो नीचे पैरों तक आ रहे थे, दो नुकीले दांत जो होंठों के बीच से बाहर झांक रहे थे, जो इस बात की गवाही देते थे सेकंड के 100वां हिस्सा काफी है किसी के खाल को भेद कर रक्तपान के लिए। इसका मतलब ये पिशाच। लेकिन शरीर की बनावट तो औरत जैसी लग रही। तो क्या ये पिशाचनी? नंदिता के दिमाग में कई तरह के ख्याल आया रहे थे। मैंने कहा भागो नंदिता।
जोर से दहाड़ा सुमेर, और उसके इस गर्जना से नंदिता की तंद्रा भंग हुई। लेकिन आप डॉट नंदिता के मुंह से मुश्किल से निकला। मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, अब जाओ। उस पिशाचनी के गर्दन पर अपने घुटने को टेके हुए बोला सुमेर, और नंदिता अगले ही पल वहां से भागी। चंद मिनटों के बाद नंदिता अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़ी थी, जहां करणवीर पहले से खड़ा था और उसके आंखों में गुस्से की लकीर तैर रही थी, जिसे देख एक पल को तो नंदिता सहम गई, लेकिन अगले ही पल उसे नजरअंदाज कर बिना कुछ बोले भीतर चली गई। नेक्स्ट चैप्टर में और भी दिलचस्प मोड़ और ट्विस्ट होंगे जो आपको हैरान कर देंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? क्या आपकी उम्मीदों से ज्यादा रोमांचक था या कुछ और ही खास? अपनी राय हमसे शेयर करें, कमेंट में अपनी फीलिंग्स बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनका भी दिन बना दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें।